हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइब्रोएडिनोमा अर्थात स्तनों में होने वाले गांठ के बारे में। यह क्यों होता है, इनके क्या क्या कारण और लक्षण हो सकते हैं, फिर इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी फाइब्रोएडिनोमा अथवा स्तनों में होने वाले गांठ से पीड़ित है तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पे हम आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, फिर इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा क्या है। फाइब्रोएडिनोमा दरअसल स्तनों में होने वाले गांठ को कहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि स्तन में होने वाले सभी गांठ फाइब्रोएडिनोमा भी हो सकते हैं। अक्सर लोग फाइब्रोएडिनोमा और ब्रेस्ट कैंसर को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जबकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो कैंसर होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट कैंसर की तरह नहीं फैलता है। यह एक जगह सीमित होता है। कई बार इसका आकार तो बढ़ता ही नहीं है, किसी किसी महिलाओं में देखा गया है कि इसका जो साइज पहले से है उतना ही है, न ही पेन होता है और न ही इसका दर्द बढ़ता है। आमतौर पर महिलाएं अपना ब्रेस्ट का स्किन छूने से ही उनको पता चल जाता है कि उनको फाइब्रोएडिनोमा है या नहीं है। ये कैंसरियस नहीं होता है। बहुत ही कम यानी 2% केस में ही यह कैंसरियस देखने को मिला है। मात्र 2% केस में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। बाकी इससे कोई घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है ब्रेस्ट कैंसर का और आप भी फाइब्रोएडिनोमा से पीड़ित है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। इसमें किसी भी तरह की कोई देरी ना करें। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं फाइब्रोएडिनोमा से होने वाली परेशानियों के बारे में। दोस्तों फाइब्रोएडिनोमा अधिकतर 15 से 30 वर्ष तक की अवस्था वाली महिलाओं में होता है। बुजुर्ग महिलाओं की अपेक्षा यह युवा पीढ़ी की महिलाओं में ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 15 से लेकर 20, 22 और 25 साल की अवस्था वाले लड़कियों को यह बीमारी होता है। वे काफ़ी घबरा जाती है। कई बार पीरियड्स होने के समय में उनका ब्रेस्ट का जो ग्लैंड होता है, जो फाइब्रोएडिनोमा होता है, उसमें स्वेलिंग थोड़ा सा आ जाता है, पेन भी हो जाता है, उसकी वजह से बुखार भी हो सकता है और उनके घर वाले भी इस वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फाइब्रोएडिनोमा किसी भी उम्र की महिलाओं में हो सकता है। इसमें सबसे अच्छी और सुखद बात यह है कि सारे फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकते हैं, इसलिए इससे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं फाइब्रोएडिनोमा के कुछ लक्षणों के बारे में। फाइब्रोएडिनोमा में आमतौर पर महिलाएं जब अपना ब्रेस्ट को दबाती हैं तो उनको महसूस होता है कि उनको फाइब्रोएडिनोमा है, उनके स्तनों में गांठ है। लेकिन इसका जो सबसे कॉमन और सामान्य लक्षण है वो है स्तनों में अलग अलग जगह पर गांठों का बनना। फाइब्रोएडिनोमा में कई बार होता है कि कई गांठ यहाँ है तो फिर अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों में दूसरे ब्रेस्ट में भी गांठ बन जाता है। यहाँ पे पेन भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन इसके अधिकतर केसेस में पेन देखने को नहीं मिले हैं, दर्द इसमें नहीं होता है और न ही उनका आकार बढ़ता है। अगर किसी भी तरह का कोई लक्षण आपको दिखाई देता है इससे हटके तो आप अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपका फैमिलियर बैकग्राउंड ऐसा है कि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर पहले से हुआ है और आप भी फाइब्रोएडिनोमा से स्तनों के गांठ से पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर से तुरंत दिखाएं। कई बार इसको उचित समय रहते सही इलाज मिल जाता है। देरी करने के बाद फिर आप भी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए जिनका भी फैमिलियर बैकग्राउंड ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है तो वो लोग जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं फाइब्रोएडिनोमा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों फाइब्रोएडिनोमा होने का सटीक कारण आज तक पता नहीं चल सका है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह ज़्यादातर हार्मोन्स की वजह से होते हैं, खासकर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में यह बीमारी होने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का हार्मोन थेरेपी हुआ है तब भी आपको फाइब्रोएडिनोमा हो सकते हैं। मोनोपॉज के बाद फाइब्रोएडिनोमा के आकार छोटे भी हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम फाइब्रोएडिनोमा के कुछ डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। फाइब्रोएडिनोमा होने पर डॉक्टर सबसे पहले आपके ब्रेस्ट की डायग्नोसिस कराएंगे, उसका अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के बाद ये पता चल जाता है कि कितने नोड्यूल्स या कितने फाइब्रोएडिनोमा आपके ब्रेस्ट के अंदर है। कई बार डॉक्टर इसके लिए सिरिंज की मदद से या फिर बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी में कुछ सेल्स लिए जाते हैं अफेक्टेड पार्ट से और लैब में भेजकर उनका जांच कराया जाता है। इसके अलग अलग भी जांच हो सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से इसका पता चल जाता है
कि आपको फाइब्रोएडिनोमा है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है। दोस्तों, इसके सबसे बेटर रिजल्ट पाने के लिए डॉक्टर आपको ब्रेस्ट एमआरआई भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें इस चीज़ को आसानी से मापा जा सकता है कि इसका साइज क्या है, कैंसरियस है या फिर ये बिनाइन है। तो इन सारे डायग्नोसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा किस प्रकार का है। ये दोस्तों, अब हम इसके कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एलोपैथिक में तो आमतौर पर इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है, लेकिन बहुत सारे केसेज में ये दवाओं से भी ठीक हो जाता है। इसमें जो सबसे बढ़िया चिकित्सा प्रणाली है वो है होम्योपैथिक। अगर आपके फाइब्रोएडिनोमा या स्तनों के गांठ का आकार छोटा है, इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है, अगर आपका फैमिलियर बैकग्राउंड ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नहीं है, तो आप एक अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। होम्योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल से आपके जो फाइब्रोएडिनोमा है इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। इस वीडियो में हम कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसकी सहायता से फाइब्रोएडिनोमा को दूर किया जा सकता है। आइए दोस्तों, आज के हम अपने पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 200 पोटेंसी में। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर 200 पोटेंसी का इस्तेमाल 3 बूंद सुबह खाली पेट और 3 बूंद शाम में करनी चाहिए। इस दवा का उपयोग निरंतर हमें तब तक करना चाहिए जब तक हमारे फाइब्रोएडिनोमा या स्तनों के गांठ दूर नहीं हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के स्तनों के गांठ में कैलकेरिया फ्लोर काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। खासकर अगर आपके राइट ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है, दाहिने साइड में स्तनों में गांठ है, तो उसमें ये अच्छा काम करते हैं। अगर आपका गांठ मल्टीपल्स है और उसमें स्वेलिंग है, उनका आकार अगर बढ़ रहा है, तो कैलकेरिया फ्लोर उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगर स्तनों का नोड्स पत्थर की तरह हार्ड हो, उसमें भी कैलकेरिया फ्लोर का मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। दोस्तों, आज का दूसरा मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी। कोनियम मैकुलेटम किसी भी प्रकार की ग्लैंडुलर इन्फेक्शंस या ब्रेस्ट ट्यूमर या आपके गांठ जो है, स्तनों के जो गांठ हैं वो पत्थर की तरह हार्ड है, सख्त हैं, तो उसमें कोनियम मैकुलेटम होम्योपैथी की सबसे बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। इसकी 30 पोटेंसी 3 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह में खाली पेट इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोनियम मैकुलेटम मेडिसिन का इस्तेमाल हमें तब तक करनी चाहिए जब तक कि हमारा ग्लैंड बिल्कुल ठीक ना हो जाए, सही ना हो जाए, तब तक इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। महिलाओं के पीरियड के दौरान या फिर पीरियड के बाद में अगर उनके स्तनों के गांठ में सूजन हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है या फिर दर्द होता है, उसमें यह काफ़ी अच्छी रेमेडी मानी जाती है। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी। ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी किसी भी प्रकार की तरह के स्तनों के गांठ में या उनके ट्यूमर में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। अगर आपको उसमें पेन है, इन्फ्लामेशन है, दर्द है, तो ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आप 3 बूंद दिन में 3 बार अवश्य करें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्रोनिक जितने भी ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा होते हैं, पुराने से पुराने हो, उसमें आप ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपके स्तनों के गांठ से तुरंत छुटकारा मिलेगा। 2 से 3 महीना इस्तेमाल करने के बाद ही आपको इस दवाई का लाभ दिखने लगेगा। इसका इस्तेमाल आप तब तक करें जब तक आपके फाइब्रोएडिनोमा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा चौथा और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है एस्कॉर्फुलेरिया नोड्सा मदर टिंचर्स। दोस्तों, ब्रेस्ट में या स्तनों में किसी भी प्रकार का गांठ है, फाइब्रोएडिनोमा है, ट्यूमर है, नोड्स है, लंप है, उसमें सबसे अच्छा काम करती है एस्कॉर्फुलेरिया नोड्सा की मदर टिंचर, एस्कॉर्फुलेरिया नोड्सा क्यू। ये सबसे पावरफुल मेडिसिन मानी जाती है स्तनों के किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए। दोस्तों, एस्कॉर्फुलेरिया नोड्सा मदर टिंचर का इस्तेमाल आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर दिन में 3 बार करनी चाहिए। सुबह में खाना खाने के बाद, फिर दोपहर में, फिर शाम में। एस्कॉर्फुलेरिया नोड्सा मेडिसिन का इस्तेमाल हमें कम से कम 6 महीना अवश्य करनी चाहिए। ये होम्योपैथिक की सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है ब्रेस्ट से पीड़ित महिलाओं के लिए। किसी भी प्रकार के ट्यूमर, लंप या फिर आपको नोड्स हैं, तो इस दवा का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए सारे मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर वे में करते हैं तो। फाइब्रोएडिनोमा से बचने के लिए हल्का फुल्का एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। खाने पीने में किसी भी प्रकार का ठंडा सामान नहीं लें।
आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, केला, इन सारी चीज़ों से आप परहेज करें। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई सारी मेडिसिन से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।